नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। आपको बता दें कि पुणे गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। आज अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए वो नजर आएंगे। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं अमित शाह से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि अमित शाह आज पुणे दौरे पर हैं और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए, बैठक करते हुए वो नजर आएंगे। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमित शाह जो है पुणे पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि आज अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए वो नजर आएंगे। महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इसमें तमाम बातें जो हैं वो भी सामने निकल कर आएंगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अमित शाह जो है वो नजर आएंगे। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आज चंडीगढ़ में अगले दौर की वार्ता होगी। प्रदर्शनकारी किसान फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी को लागू करने के साथ ही कई मांग कर रहे हैं। किसानों ने पहले मांग की थी कि अगली बैठक दिल्ली में हो, लेकिन केंद्र ने इसे चंडीगढ़ में तय किया है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको ये बता भी रहे हैं कि आखिरकार वो 13 मांगें कौन सी हैं जिसकी मांग जो है बार बार प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से की जा रही है और जिसको लेकर किसान ये चाहते हैं कि सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, वो उनके साथ बातचीत करे और उनकी मांगों को सुने। देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, ये मांग उनकी है। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, ये मांग उनकी है। साथ ही साथ वो मांग कर रहे हैं कि मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। इसी के साथ साथ किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले और साथ ही साथ वो ये भी चाह रहे हैं कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए की दिहाड़ी जो है वो दी जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून जो है वो बनाया जाए। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। तो ये वो 13 मांगे हैं जिनकी मांग लगातार जो है किसान जो है वो कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज किसान और केंद्र सरकार की एक अहम बैठक होने वाली है। उस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलविंदर गुम्मन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलविंदर, आज जो बातचीत होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है? भारती, बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं, किसानों की केंद्र के साथ आज फिर एक बार से बैठक रखी गई है, जिसको लेकर डल्लेवाल जो है, जगजीत सिंह डल्लेवाल है, वो मरवत पे बैठे थे। वो भी इस मीटिंग में हाजिर रहेंगे और एमएसपी की गारंटी को लेकर ये जो वो लागू करने की मांग है, उसको लेकर ये पहली जो बैठक काफी देर से जो चल रही है, उसको लेकर आज फिर एक बार बैठक है। अब देखना होगा कि इसमें क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि काफी देर से किसानों की मांग है जो केंद्र सरकार से वो मनवाई जा रही है, पर अभी तक मानी नहीं गई। देखिए कुलविंदर, हम ये भी देख रहे हैं कि केंद्र और किसानों की छठी वार्ता है आज, और जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। लेकिन इसके पहले देखिए, पंधेर का बयान भी सामने आ गया है। वो बोल रहे हैं कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो 25 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो पंधेर है वो लगातार ही कल शंभू बॉर्डर पे उन्होंने प्रेस का वार्ता की है। उसको लेकर उन्होंने साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि अगर आज मीटिंग में कुछ नहीं हल हुआ तो हम 25 तारीख को दिल्ली के लिए कूच करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम दिल्ली के लिए जाएंगे। क्योंकि काफी समय हो चुका है कि हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, पर हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। और देखिए, हम ये भी देख रहे हैं कुलविंदर की डल्लेवाल जो हैं वो लगातार जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जानकारी ये भी है कि एम्बुलेंस के जरिए उनको भी चंडीगढ़ लाया जाएगा। तो क्या कुछ तैयारियां उनके वहां पर पहुंचने के लिए कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, एम्बुलेंस जो पंजाब सरकार की तरफ से एम्बुलेंस की जो सेहत विभाग की पूरी टीम उनके साथ लगी हुई है और पिछली बार भी जो 3 एम्बुलेंस साथ में गई थी, इस बार भी कोशिश यही रहेगी कि 3 एम्बुलेंस साथ में ही रहेंगी। जो डॉक्टरों की टीम पूरी उनके साथ में रहेगी, वहां पर मीटिंग में उनको लेकर जाएंगे। ठीक है कुलविंदर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
वहीं आगे बढ़ेंगे, आज प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो स्वागत करते हुए नजर आएंगे। हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन करेंगे। महाशिवरात्रि से जुड़ी तैयारियों का जायजा भी सीएम योगी लेते हुए नजर आएंगे। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि देखिए आखिरी वीकेंड पर अब ये महाकुंभ चल रहा है और आखिरी वीकेंड के चलते तमाम भीड़ बढ़ने की संभावना है। लेकिन उससे भी पहले आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो प्रयागराज पधारेंगे और उनके स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उनके कार्यक्रम को तमाम जो कुछ होने वाला है उसको निर्धारित कर लिया गया है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि उनका स्वागत करने के अलावा जो है सीएम योगी अभी जो महाशिवरात्रि आने वाली है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, उन तैयारियों का भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो हनुमान मंदिर और अक्षयवट का दर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। लगातार तस्वीरें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ 2025 जो है उसका भव्य और दिव्य आयोजन किया गया है। आज जेपी नड्डा जो है वो आएंगे और वीकेंड पर काफी भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप जैसा कि आप जानते हैं कि आज 41वां दिन है महाकुंभ का और मेला खत्म होने में 4 दिन और बचे हैं। सीएम योगी आज 9 घंटे महाकुंभ में रहेंगे और महाशिवरात्रि स्नान की तैयारियां वो देखेंगे। अरेल से त्रिवेणी गेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को वो रिसीव करेंगे और नड्डा फिर संगम में स्नान करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है निर्धारित कर लिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 8 बजे तक के अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो 33.10 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया है और अब तक कुल आंकड़े की बात करूं तो 59 करोड़ से करीब ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर चुके हैं अभी तक संगम में। आखिरी वीकेंड पर प्रयागराज में एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के अंदर तक भीषण जाम लगा है। ऐसी तरह तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। लोगों को 500 मीटर की दूरी तय करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरी वीकेंड पर भीड़ जो है वो कितनी ज्यादा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले रोका जा रहा है। उसके बाद की दूरी लोगों को पैदल ही तय करनी पड़ रही है। हालांकि सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि अगर सीएम योगी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर ऐसी तैयारियां जो है की जाए जिससे कि कम से कम दूरी जो है वो तय करनी पड़े। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय खान प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, देखिए आखिरी वीकेंड के चलते भीड़ जो है वो भी बढ़ने की संभावना है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट कि आज जेपी नड्डा पधारने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल भारती जी, आपको बता दें जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी प्रयागराज आ रहे हैं, संगम स्नान करेंगे। तो उन्हीं के साथ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 1 बजे अरैल पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद संगम त्रिवेणी के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए जेपी नड्डा जी नजर आएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे, अक्षय वट का दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद आगामी जो आने वाले 5वां स्नान पर्व है महाशिवरात्रि का, उसका जायजा लेते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से बता दें कि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और समापन की ओर है, आज 41वां दिन है और महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान पर्व 4 दिन बचे, यानी कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है। ऐसे में वीकेंड दिन को देखते हुए श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है, श्रद्धालुओं का जो हुजूम है लगातार प्रयागराज में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम दूरियों की बात करें तो लगातार जो आम जनमानस है वो भी अगर अपने काम के लिए निकल रहा है तो उनको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरियां कई घंटों में तय करना पड़ रहा है। कार का अगर हम आलम की बात करें 4 पहिया की, तो वो पूरी तरीके से चींटियों की चाल चलते हुए नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन लगातार हर एक नोटरी पॉइंट पे लगी है और जो भी श्रद्धालु है उनको अस्थायी पार्किंग में रोक करके 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। उसके बाद वहां से कुछ शटल बसों का भी इंतजाम किया गया, जो संचालन है वो प्रयागराज संगम की ओर जा रही है। अगर हम बात करें रीवा रोड की और मिर्जापुर रोड की तो उनको अरैल संगम पे स्नान कराया जा रहा है। लेकिन आज के दिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं और महाशिवरात्रि की तैयारियों की जायजा भी लेंगे, लगभग 9 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे और उनके साथ केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी साथ में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरा अरैल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जाम की स्थिति से
पूरी तरीके से भरा होगा और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी देखने को मिलेगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी है जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, और मुख्यमंत्री खुद जी बिल्कुल। देखिए, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिए संजय, क्योंकि जेपी नड्डा पधारने वाले हैं, तो तमाम जानकारी आपसे आगे भी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पहली परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें कि यूपी बोर्ड में इस साल 54 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीकृत किया है, जिसके लिए 8140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता आशीष वर्मा ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री गुलाबी देव से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होनी है, करीब 12 दिन ये परीक्षा चलेगी। हम इस वक्त मौजूद हैं कमांड सेंटर पर, जहां पर परीक्षा केंद्र पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। पूरे यूपी की निगरानी इसी कमांड सेंटर से रखी जाएगी। इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा विभाग की मंत्री गुलाब देवी ने किया है। आप देख सकते हैं ये पूरा राज्य स्तरीय कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां पर कंप्यूटर्स लगे हैं और जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स पे बाकायदा यहां पर निगरानी रखी जाएगी। ये आप देखिए, ये क्लासरूम है और इन क्लासरूम के अंदर बाकायदा सीसीटीवी लगे हुए हैं। 4 रैक, 4 अलमारी रखी हुई है, इनमें जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो रखे गए हैं। इस बार अगर देखा जाए तो बिल्कुल अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। हर ज़िले की अलग अलग मॉनिटरिंग की जाएगी। पूरा एक देखा जाए तो पूरा एक अलग सिस्टम इस बार माध्यमिक शिक्षा ने तैयार किया है। एक नई तरीके से इस बार की परीक्षा देखी जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा देंगे। 24 फरवरी से इसकी जो पहली पारी की जो परीक्षा होगी वो उसकी शुरुआत होगी। सुबह 8 बजे से अगर देखा जाए तो 8 बजे से पहली परीक्षा की शुरुआत की जाएगी। 2 पालियों में परीक्षा की जाएगी। वहीं अगर देखा जाए जो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं भी पूरी हैं। हाई स्कूल की अगर बात की जाए तो करीब 27,32,216 जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा देंगे। इंटरमीडिएट की अगर बात की जाए तो 27 लाख के आसपास जो इंटरमीडिएट के जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा देंगी। कुल अगर देखा जाए, आंकड़ा अगर देखा जाए तो करीब 54 लाख से भी अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देंगी। 81 अगर देखा जाए जो परीक्षा केंद्र है तो 8140 परीक्षा केंद्र हैं जिन पे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा होगी। ये आप देख सकते हैं, ये बाकायदा माध्यमिक शिक्षा की तरफ से एक लोगो भी जारी किया गया है। जिस तरीके से जो शिक्षा विभाग की, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जो अगर नकल करता हुआ पकड़ा जाता है या कोई नकल कराता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ की भी निगरानी रहेगी। जो इस पर अगर देखा जाए, अगर कोई नकल कराते पकड़ा भी गया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, यानी कि उम्र कैद की भी सज़ा है। करीब अगर देखा जाए तो 7 लाख 10 लाख के आसपास का जुर्माना भी है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्राइम न्यूज़। माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री गुलाब देवी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मैम, किस तरीके की ये परीक्षा रहेगी जो 24 फरवरी से हाई स्कूल इंटर की परीक्षा चालू हो रही? हमारी परीक्षा ऐतिहासिक रहेगी, जो विगत वर्ष में रही है किसी प्रकार का पत्ता नहीं हिलेगा। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति गड़बड़ करेगा, हर धारा के तहत अलग अलग उसके लिए सजाएं हैं। कहीं 7 लाख, कहीं 7 लाख का मतलब जुर्माना है, 7 वर्ष की सज़ा है, कहीं 10 लाख का जुर्माना है, कहीं 1 करोड़ का जुर्माना है, कहीं उसके लिए आजीवन कारावास है। ये सारी व्यवस्थाएं जैसे जैसे व्यक्ति कार्य करेगा उस हिसाब से उसके लिए सजाएं मिलेंगी। इस बार कहा यह जा रहा है कि महाकुंभ भी चल रहा है। प्रयागराज में कुछ आपकी तरफ से अलग व्यवस्था की गई कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बच्चों के लिए सबकी व्यवस्था एक सी है। वहाँ पर केवल 24 तारीख की परीक्षा हमने आगे हटाई है, जिससे हमारे बच्चों को किसी प्रकार से आने जाने में परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री, जिनका कहना है कि तैयारियां पूरी हैं। अगर कोई परीक्षा में गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री गुलाब। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर पर सीएम योगी ने जमकर तंज कसे। दरअसल यूपी और देश की इकोनॉमी पर रागिनी सोनकर बोल रही थी, तभी सीएम योगी ने बोलना शुरू किया तो विधानसभा में माहौल गर्मा गया। देखिए रिपोर्ट।
यूपी विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर के बीच काफी बहस हुई। पहले मौका आया रागिनी सोनकर का, जिसमें उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात पर सवाल किया, तो सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 सालों में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव हुआ है। अकेले महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ोतरी करने वाला है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आपने आंकड़े दिए सिर्फ और सिर्फ विभागों के नाम रहे। नेता सदन, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरा प्रश्न भी यही था और मैं उसे अनुपूरक के रूप में वापस से आपके सामने लाना चाहूंगी कि जिन जिन विभागों, जिसमें कि मैंने जो खुद जानकारी ली है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज के लिए और इंडस्ट्रीज, इन डिपार्टमेंट्स का सबसे ज्यादा योगदान होना चाहिए हमारे अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने के लिए। उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर द्वारा आर्थिक मुद्दे पर उठाए गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि आपके नेता कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता, आप तो उनका अनुसरण करेंगी ही। और आज वर्तमान की स्थिति में ये सब अपने अपनी जगह से 4-4 टाइम्स जब ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा ग्रोथ को देंगे, तब जाकर के हम वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन कहीं पे भी आपके उत्तर में ये नहीं आया कि 2023-24 से 2024-25 में हमने इन विभागों में कितनी इंप्रूवमेंट लेकर के आए हैं कि हम 2029 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाए। भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। विधायक रागिनी सोनकर के सवालों पर सीएम योगी ने आगे कहा कि आप सदन में इस प्रश्न को लेकर नहीं आई हैं, आपको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और भारत 3 नहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2027 में भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनेगा, जिसमें कोई संशय नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वो देश के विकास को नहीं मानते। और साथ ही साथ नेता सदन में आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की होड़ में जो हमारा मिडिल क्लास का पॉकेट है, और ये डेटा में आरबीआई का मैंने यहाँ पे रखा है कि आज मिडिल क्लास की पॉकेट 25% से आकर के जीएसडीपी का 5% पे आ चुकी है। उन परिवारों के लिए सरकार अपने ग्रोथ रेट में कैसे काम कर रही है, उस मिडिल क्लास को इसमें कैसे बचाएगी? हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने 2022 से इसके लिए एक व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाया है और उसके अनुरूप सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ 10 सेक्टर में हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि आपके जो
उत्तर आपको यहाँ से भेजा गया होगा, उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है कि 10 सेक्टर जो बनाए गए हैं, हर सेक्टर में कोई ना कोई अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी उसकी नियमित मॉनिटरिंग करता है। रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी के नेता कैलाश सोनकर की बेटी हैं। रागिनी ने राजनीति की ओर रुख करने से पहले नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। वो एम्स में प्रैक्टिस करती थीं। फिलहाल विधानसभा में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर के बीच बहस होते दिखी, उसके बाद ये साफ है कि आने वाले दिनों में ये चर्चा और गर्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।